नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शुरुआत कर रहे हैं टीकाकरण अभियान की खबर के साथ। सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी से हो रही है। पूरा देश इसके लिए तैयार है। पीएम मोदी खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10:30 बजे इस अभियान को लॉन्च करेंगे और शुरुआत में 3000 केंद्रों में टीके दिए जाएंगे। कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है। वैक्सीन लगाने वालों की ट्रेनिंग से लेकर वैक्सीन लगवाने वालों के नाम तक पहले ही तय हो चुके हैं। 16 जनवरी शनिवार से दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। We will start with 3,000 centers. टीकाकरण का पहला चरण 3000 वैक्सीनेशन सेंटर के साथ शुरू होगा। हर दिन सुबह से लेकर शाम तक टीके लगेंगे। टीकाकरण अभियान जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, सेंटर्स की संख्या 5000 या उससे भी अधिक की जाएगी। कुल 1,65,00,000 वैक्सीन डोज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित की जा चुकी हैं। शुरुआत में केवल 3000 साइट पर वैक्सीनेशन शुरू होगा। एक साइट पर अधिकतम 100 लोगों को एक दिन में टीका लगेगा, यानी शुरू में करीब 3 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को रोजाना टीके लगेंगे। अनुभव के आधार पर धीरे धीरे साइट की संख्या बढ़ाई जाएगी। वहीं गुरुवार को देश की राजधानी दिल्ली का वैक्सीनेशन प्लान भी सामने आया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में हफ्ते में 4 दिन ही कोरोना का टीका लगेगा। शुरुआत में 81 साइट पर रोजाना 100 लोगों को टीका लगेगा। बाद में साइट संख्या बढ़ाई जाएगी। वैक्सीन डोज की पहली खेप दिल्ली को मिल चुकी है। केंद्र सरकार से हमें अभी तक 2,74,000 वैक्सीन की डोज मिली हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक व्यक्ति को 2 डोज लगेंगी और 10% एक्स्ट्रा देती है केंद्र सरकार टूट फूट और उन चीजों के लिए। तो ये जो 2,74,000 हमें वैक्सीन मिली है, ये लगभग 1,20,000 हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए सफिशिएंट हैं। और दिल्ली में हमारे 2,40,000 हेल्थ केयर वर्कर्स ने रजिस्टर किया है। सो हम उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ दिनों के अंदर जो और ज़रूरत है हेल्थ केयर वर्कर्स के, वो भी हमारे पास जल्दी वैक्सीन आ जाएंगी। पूरे देश में वैक्सीनेशन का एक ही समय होगा, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। जिसको टीका लगना है उसको 24 घंटे पहले SMS भेजा जाएगा। शुरुआत में 3 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर और फिर फ्रंटलाइन वर्कर को टीका लगेगा। उसके बाद 27 करोड़ ऐसे लोगों का नंबर आएगा जिनकी उम्र 50 से अधिक है या 50 से कम है, लेकिन वो पुरानी गंभीर बीमारी के शिकार हैं। आखिर में बस ये बात बतानी है कि वैक्सीन लगवानी है या नहीं लगवानी, ये फैसला आप पर होगा। लेकिन आपको कौन सी वैक्सीन लगेगी, इसका फैसला सरकार और सिस्टम करेंगे। दिल्ली से अरविंद गुनाशेखर के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। कोविड की जंग लंबी चली और टीकाकरण अभियान भी लंबा चलना है और इसमें डटे रहेंगे हमारे स्वास्थ्य कर्मी। ऐसे में उनके हौसले न टूटे, हिम्मत कायम रहे, इसके लिए मुंबई में कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। सबसे बड़े टीकाकरण अभियान से पहले स्वास्थ्य कर्मियों की हौसला अफजाई। कोरोना की मार सबसे ज्यादा झेलने वाली मुंबई में अब रोजाना 400 से 500 के करीब मामले आ रहे हैं और मौत घटकर 10 से कम रह गई है। कोरोना को काबू में लाने वाले योद्धा अब टीकाकरण अभियान को अंजाम देंगे। ऐसे में हर बड़ा अवार्ड इनके लिए कम है, लेकिन हिम्मत बनी रहे, इसलिए BMC ने इन्हें सम्मानित करने की ठानी है। ये तस्वीरें देश के पहले मेकशिफ्ट कोविड हॉस्पिटल BKC जंबो फैसिलिटी की हैं, जहां के फेज 1 में योद्धाओं ने एक भी मरीज की मौत नहीं होने दी। पवार स्टाफ ब्रदर, दीपाली भागवत स्टाफ नर्स, रियाज शेख ड्राइवर, सूरज यादव स्टाफ ब्रदर। नर्स, वार्ड बॉय से लेकर हाउसकीपिंग तक को सम्मानित किया गया। हमारी मेहनत थे सबकी बदौलत जो हम इतना सम्मानित किया सबके सामने। ऐसा हम लोग काम करके ऊपर आए, सबको देखा कि हाँ काम कर रहे हैं लड़के लोग, तो इनको भी सर लोग ने सोचा कि इनको भी एक कैसा मौका मिलना चाहिए कि सम्मानित करने का। बहुत डर लगता था, घर पे हम लोग जा नहीं सकते थे। घर पे जाएंगे तो भी हम लोग डर के रहते थे कि घर वालों को कुछ तकलीफ ना हो जाए। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि हमने अपने पूरे लाइफ में ऐसा काम किया हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मैंने समाज के लिए, दूसरे गरीबों के लिए मैंने बहुत अच्छा काम किया है। सारे ही अच्छे काम करते हैं,
बस स्टेज पे कुछ 50 लोगों को ही बुलाया जिनको हम फेलिसिटेट कर सके। तो इससे क्या होगा, अभी जो वैक्सीनेशन फेज़ है इसमें भी 6-8 महीने हेल्थ केयर वर्कर को काम करना है, और गलती से और भी कुछ पेशेंट बढ़ जाते हैं तो हमारी जो बीकेसी की टीम है 8-8 महीने हेल्थ केयर वर्कर काम कर रहे कोविड एरिया में, ये गियर अप होने के लिए, मॉरल बूस्टिंग के लिए खुद एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर वक्त निकाल के सबकी प्रोत्साहन करने के लिए आए। मुंबई शहर की सेहत का जिम्मा संभाल रहे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सुरेश ककानी वैक्सीनेशन को निर्णायक मोड़ बताते हुए लोगों में टीके को लेकर भरोसा बना रहे हैं। हमको डर कभी लगा नहीं, और हमने पहले दिन से ही, जिस दिन से हमने जब स्क्रीनिंग शुरू किया उसके बाद में बीच में के कुछ माह में काफ़ी केस बढ़ गई थी, तो हमने दिन रात काम किया, हमारे पूरे टीम ने काम किया और इस बीमारी पर हमने कंट्रोल में लाया है। और ये निर्णायक मोड़ है। अगर हम वैक्सीन ले लेते हैं, हमारे माध्यम से अगर दे देते हैं वैक्सीन किसी को या कोई ले लेता है, तो निश्चित रूप से उसको भी इसका फ़ायदा होगा और वो बीमारी से लड़ने की उसको ताकत भी मिलेगी। 1 साल की इस कोरोना जंग में महाराष्ट्र ने बहुत कुछ झेला। 16,000 स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुए, 178 की जान गई। टीकाकरण कोरोना को मात देने की आखिरी जंग हो, अब सभी बस इसी उम्मीद में हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले लगातार कम हो रहे हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो 340 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 4 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना का रिकवरी रेट भी बढ़कर 97.83% हो गया है। दिल्ली में अब एक्टिव मामलों की संख्या कम होकर 2,937 रह गई है। और ब्रिटेन से दिल्ली आने वाले यात्रियों के RT-PCR टेस्ट और क्वारंटीन के आदेश को 31 जनवरी तक के लिए लागू कर दिया गया है। दिल्ली के आदेश के मुताबिक ब्रिटेन से दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों को RT-PCR टेस्ट करवाना होगा। जो यात्री संक्रमित पाए जाएंगे उन्हें आइसोलेशन में रखा जाएगा। जो यात्री नेगेटिव आएंगे उन्हें भी 7 दिनों के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन और 7 दिनों के लिए होम क्वारंटीन किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के चलते ये आदेश दिया था। और अब बर्ड फ्लू की बात करते हैं। एशिया की सबसे बड़ी गाजीपुर मुर्गा मंडी अब खुल जाएगी। इसी के साथ ही साथ चिकन पर लगा प्रतिबंध भी हटा लिया जाएगा। ये फैसला दिल्ली सरकार की ओर से तब लिया गया है जब सैंपल जो लिए गए थे वो नेगेटिव निकले। गाजीपुर मंडी से लिए गए नमूनों में बर्ड फ्लू के वायरस न मिलने पर दिल्ली सरकार ने मुर्गा मंडी फिर खोलने का आदेश दिया है। इसी के साथ दिल्ली में चिकन की खरीद बिक्री पर लगी पाबंदी भी हटा दी गई है। जितने सैंपल पोल्ट्री मार्केट के भेजे गए थे, जो मुर्गियों के सैंपल भेजे गए थे वो सब नेगेटिव आए हैं। तो फिर सारा रिव्यू करके मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब जो हमने बैन लगाया था और मार्केट पे जो बैन लगाया था उसको खोल दिया जाए। गाजीपुर मुर्गा मंडी से जो 100 सैंपल लिए गए थे उनको जालंधर के लैब में भेजा गया। सभी के सभी नेगेटिव पाए गए। उनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई, यानी उनमें बर्ड फ्लू वायरस जो है वो नहीं मिला। तो ये राहत की बात थी। गुरुवार को ही भारत सरकार के पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने दिल्ली में बर्ड फ्लू की स्थिति की दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत सभी मेयरों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। कहा कि पाबंदी का फैसला हड़बड़ी में नहीं लेना चाहिए था। अब देखिए, मैं कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करूंगा, हो तो गया प्रीमेच्योर। अगर थोड़ी सी पहले से एडवाइजरी के अनुसार काम हुआ होता, रिपोर्ट आ जाता, तब होता तो शायद इतना हंगामा नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं दिल्ली की सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पुनर्विचार किया। दिल्ली के नगर निगमों ने भी इसके बाद चिकन मुर्गी की बिक्री और होटल रेस्तरां में उनके परोसे जाने पर पाबंदी का फैसला वापस ले लिया। दिल्ली में गाजीपुर मंडी दोबारा खोलने के अरविंद केजरीवाल सरकार के फैसले के बाद अब पशुपालन मंत्री ने देश के सभी राज्यों और जिला प्रशासन से कहा है कि वो बर्ड फ्लू के संकट से निपटने के दौरान कोई भी ऐसा फैसला न करे जिससे समाज में पैनिक हो और मुर्गी पालन उद्योग पर इसका बुरा असर पड़े। दिल्ली से शरद शर्मा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। कृषि कानूनों के मूल्यांकन के लिए 4 सदस्यों की जो कमेटी बनी है उनमें से एक सदस्य भूपेंद्र सिंह मान इस कमेटी से अलग हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि किसानों के भावनाओं को देखते हुए उन्होंने ये फैसला किया है, वो कभी भी किसानों के हित के खिलाफ नहीं जाएंगे। लगातार आलोचनाएं झेल रहे भारतीय किसान यूनियन मान के नेता भूपेंद्र सिंह मान ने आखिरकार खुद को सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी से अलग कर लिया है। एक बयान जारी कर उन्होंने कहा कि किसानों के जज्बातों को देखते हुए मैंने खुद को समिति से अलग किया है। किसानों के हितों के खिलाफ नहीं जाऊंगा, किसानों के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा।
किसान संगठन इस इस्तीफे को अपनी एक छोटी सी जीत की तरह देख रहे हैं। उनका कहना है कि इससे पता चलता है कि समिति की साख नहीं बची है। हालांकि मान पर उन्होंने किसान राजनीति का इस्तेमाल अपने हितों के लिए करने का आरोप भी लगाया है। आपको लगता है कि ये एक छोटी सी जीत है आपकी, जिस तरीके से आपने समिति को खारिज किया? मान सकते हैं डिस्क्रेडिट होगी कमेटी। अब उस कमेटी का वजूद ही खतरे में है। भूपेंद्र मान ने इस्तीफा दे दिया है, तो अब सरकार किसके सामने पेश होने को कहेगी? किसान किसी भी सूरत में कोर्ट द्वारा बनाई गई समिति के सामने जाने को तैयार नहीं है, लेकिन शुक्रवार को वो सरकार के साथ बातचीत के लिए जरूर जाएंगे। ये तय किया मीटिंग में जाएंगे, मीटिंग में जाके देखते हैं कि सरकार का रुख क्या है, वहीं उसी समय फैसला करेंगे कि बात आगे बढ़ेगी तो बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ेगी तो फिर देखेंगे क्या करना। किसानों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की समिति से मान के इस्तीफे ने उनके पक्ष को मजबूत किया है। अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख काफी दिलचस्प हो जाएगा। सोमवार को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को और सरकार को कुछ हलफनामे दायर करने हैं 26 जनवरी की परेड को लेकर। तो क्या सुप्रीम कोर्ट नया सदस्य नामित करेगा इस समिति में, या फिर सुप्रीम कोर्ट किसान संगठनों को कोई निर्देश देगा, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया है कि वो समिति के सामने नहीं पेश होंगे। सिंह बॉर्डर में सहयोगी सुधीश कुमार राम, चंडीगढ़ में मोहम्मद गजाली के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कश्मीर में ठंड ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। पूरी खबर एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कश्मीर में ठंड ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। हाईवे बंद है, ट्रक फंसे हुए हैं, डल झील जम चुकी है। ये जमी हुई डल झील बीते 30 साल में कश्मीर की सबसे सर्द रात की गवाह है। यहां न्यूनतम तापमान -8.4 डिग्री तक गिर गया। 1991 के बाद से ऐसी ठंडी रात पहली बार आई है। इस ठंड के चलते कश्मीर के सारे जल स्रोत जम गए, शिकारे बर्फ की मोटी परत में अटक गए। पूरा डल लेक जम गया है। ये जो पानी है इसको कांच बन गया है, नलकों में पानी नहीं है। नाव चलाने वाले को तो बहुत मुश्किल होता है, उनको तो रास्ता निकालना बहुत मुश्किल होता है। ये सर्द लहर ऐसे समय चली है जब कश्मीर को बाकी देश से जोड़ने वाली सड़क कटी हुई है। रविवार को श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे का ये पुल टूट गया, जिसकी वजह से सड़क को फिर से बनाने की समस्या कुछ और बड़ी हो गई है। अधिकारी कहते हैं काम पूरा होने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा और वो रामबन इलाके में एक बेली ब्रिज खड़ा कर रहे हैं। कश्मीर की इकलौती सप्लाई लाइन बंद हो जाने की वजह से जरूरी सामान की किल्लत शुरू हो गई है। अगर हाईवे लंबे समय तक बंद रहा तो ये समस्या संकट में बदल सकती है। सप्लाई नहीं आ रही है, यहाँ पे कोई स्टॉक भी नहीं है, खासकर फ्रूट छोड़िए वेजिटेबल की कोई सप्लाई नहीं आ रही है। पीछे से कोई इंतजाम नहीं, ना किसी ने बर्फ हटाया ना कुछ। आप यहाँ देख सकते हो ये मेन रोड जा रहा है ताज शरीफ, ये देखिए आप इधर कितनी बर्फ है। 3 जनवरी को भारी बर्फबारी के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ईंधन की राशनिंग का आदेश दिया। एक दिन कुछ हद तक सड़क खुली, लेकिन बीते 2 हफ्ते से हाईवे बंद है। सैकड़ों ट्रक वाले हाईवे पर फंसे हुए हैं और इनका इंतजार लंबा होता जा रहा है। पिछले 30 साल में यह सर्द तरीन जनवरी का महीना है। श्रीनगर में -8.4 का मतलब यह है कि पूरा डल झील यानी 20 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बिल्कुल जम गया है। और ये शायद इससे खराब वक्त में नहीं हो सकता है जब कश्मीर पूरे मुल्क से कटा हुआ है। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पिछले 2 हफ्तों से बंद पड़ी है और मरम्मत का काम जो सड़क पे हो रहा है उसमें एक और हफ्ता लग सकता है। हजारों लोग सड़कों पे दरमंदा है और यहाँ कश्मीर घाटी में एसेंशियल सप्लाईज की किल्लत हो रही है। श्रीनगर से नज़ीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
आइए बात करते हैं मकर संक्रांति की। बनारस की नदियों में पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ बड़ी संख्या में लोग डुबकी लगाते हुए नजर आए। कोविड काल के बाद ये पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग डुबकी लगाने पहुंचे। प्रयागराज में भी माघ मेला शुरू हो गया है, जिसके लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान कोरोना को लेकर एहतियात भी बरती जा रही है। कोलकाता में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। वहीं अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भी लोगों ने डुबकी लगाकर उत्तरायण पर्व को मनाया। और मकर संक्रांति के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंचे। पूरे परिवार के साथ उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, पतंगबाजी का लुत्फ उठाया। आपको बता दें कि गुजरात में मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी की परंपरा रही है। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।